वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के मॉड्यूल 4 जो कि है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। अगर आपने अब तक की मतलब कि जिसमें हमने 3 यूनिट्स को कवर कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, जिससे आपको मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, ना हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मॉड्यूल 4 क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसे। देन इस यूनिट में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है लिमिट्स। तो लिमिट्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे आपको लिमिट्स की वैल्यू आप मतलब जैसे आप लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू आपकी एल आ रही है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको एफ जेड माइनस एल मतलब कि जो आपकी बेसिकली आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्स प्लस आई वाई। ओके, इस टर्म में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप जानते होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसमें हमारा उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो हम जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एफ जेड माइनस एल। तो आपको जो फंक्शन है और जो उसकी वैल्यू आ रही है उन दोनों को माइनस करना है, और उन दोनों का मॉड जो है वो एक सिग्मा होगा, डेल्टा होगा। डेल्टा बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, उससे लेस आएगा। जब जब आप जेड माइनस जेड ज़ीरो जेड नॉट क्या है, जेड माइनस जेड नॉट। व्हाट इज जेड माइनस जेड नॉट? जेड नॉट हमारा क्या है, एक पॉइंट है जिस पे ये वैल्यू आपको निकालनी। ओके, लिमिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाई विच जेड अप्रोचेस जेड नॉट। ओके, जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल देके बताती हूँ तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। लिमिट्स निकालते कैसे हम लोग। ओके, तो जैसे कि आपको दिया है एफ जेड इक्वल टू आई जेड बाई टू। ओके, अब आपने इसको क्या कहते हैं, ओपन डिस्क। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगेगा आपको कोई कोई क्वेश्चन आपको दिया है वो ओपन डिस्क है या सर्किल है या कुछ भी है, वो आपको कैसे पता चल सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो से आप देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत सी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो आपको यहाँ दिया हुआ है सो डैट लिमिट जेड जेड टेंस टू वन एफ जेड इक्वल टू आई बाई टू। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि आपने निकाला कि एफ जेड माइनस एल, बेसिकली आपको यही करना होता है जैसे कि हमने आपको बताया था। आपको एफ जेड माइनस एल दिया हुआ है, आपको ये शो करना है ना कि लिमिट जेड टेंस टू वन एफ जेड इक्वल टू आई बाई टू। तो आप क्या करेंगे, एफ जेड माइनस एल मतलब कि एफ जेड माइनस आई बाई टू हो जाएगा। और जैसे कि आपको जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, आपको आई जेड बाई टू, तो आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई जेड बाई टू माइनस आई बाई टू। तो आप इसके बाद यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं मॉड आई बाई टू। ओके, जब आप इसको मॉड के अंदर से कॉमन लेंगे तो मॉड के साथ हमारा बाहर आ जाएगा मॉड आई बाई टू, और हमारा क्या बचेगा अंदर, जेड माइनस वन, मॉड जेड माइनस वन। ओके, तो आप जानते हैं मॉड आई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है हमारी। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, मॉड जेड माइनस वन बाई टू। ओके, अब हमने मान लीजिए कोई ऐसा आपको एप्सिलॉन चूज़ करना है जो ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बड़ी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एफ जेड माइनस एल का मॉड, मान लीजिए आपका ये लेस देन एप्सिलॉन है, जब जब आपका ये जेड माइनस वन इज लेस देन टू ई। ओके, तो बेसिकली इस मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको एफ जेड माइनस एल से स्टार्ट करना होता है, और आपको जैसे कि एफ जेड माइनस एल है यहाँ से आपको स्टार्ट करके ऐसी कंडीशन में लाके उसको ख़त्म करना होता है। जैसे कि अगर ये एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब हमारी ये जो लिमिट्स है, जैसे कि आपका जेड टेंस टू वन कर रहा है तो जेड टेंडिंग टू वन है, तो जेड माइनस वन का मॉड जो है वो कोई डेल्टा होगा उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो इसका ऐसे ही आपको मतलब रिलेशन फाइंड, मतलब आपको बस यही शो करना होता है। तो हमारा जो प्रूफ हो जाता है कि एफ जेड इक्वल टू उसकी लिमिट हम निकालेंगे जेड टेंडिंग मतलब कि वन पॉइंट पे आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई बाई टू आएगी। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ जेड माइनस आई बाई टू इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर जेड जेड माइनस वन इज लेस देन टू एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जब आप एफ जेड माइनस से आई बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये आ जाएगी ना, जेड मॉड जेड माइनस वन बाई टू। तो मॉड जेड माइनस वन बाई टू इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारा मॉड जेड माइनस वन, ये आपका देखिए मॉड जेड ये टू एप्सिलॉन आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, मॉड जेड माइनस वन इज लेस देन टू एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे
आप मान लीजिए कि 2, अगर आप एप्सिलॉन आपका बहुत छोटा है तो 2 एप्सिलॉन तो और छोटा होगा ना, तो आप उसको डेल्टा मान सकते हैं। तो मॉड जेड -1 आप देखेंगे कि वो भी डेल्टा से छोटा है। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि लिमिट जेड टेंड्स टू 1 एफ जेड इक्वल टू I/2। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड अपॉन जेड बार। ओके, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 अब जेड डजेंट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड ऑन पाथ। ओके, तो आपकी कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? आपको ये देखिए, आप मैंने ऊपर लिखा हुआ था, लिमिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच जेड अप्रोचेस जेड नॉट। जैसे कोई पॉइंट है जेड है आपका, वो जेड नॉट को अप्रोच कर रहा है, तो वो आप किसी भी पाथ से जाएं, आपकी लिमिट हमेशा सेम आनी चाहिए, तो ही उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन एफ जेड इक्वल टू जेड बाई, आपको क्वेश्चन दिया है एफ जेड इक्वल टू जेड बाई जेड बार। ओके, अगर आप इसको रियल एक्सिस को अलॉन्ग जाएंगे तो रियल एक्सिस क्या होती है? हमारी एक्स एक्सिस। तो जेड रियल एक्सिस को अलॉन्ग हमारा जेड जो नंबर होगा, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो क्या होता है? एक्स प्लस 0y। ओके, तो हमारा एक्स हो जाएगा। तो अगर आप एक्स लेकर रखेंगे जेड की वैल्यू पे तो आपको 1 मिलेगी एफ जेड की वैल्यू, क्योंकि एक्स अपॉन एक्स 1 ही आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपको कॉम्प्लेक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो हमारा जेड की वैल्यू क्या आएगी? +i/y, और मॉड जेड बार की वैल्यू क्या आएगी? -i/y। तो हमारी एफ जेड की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब कि आप इस देखेंगे कि इस पर पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी? लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ओके, आई होप ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये थ्योरम है, एक देख लीजिए, अगर आपका एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, आपको एफ जेड दिया है, वहाँ पे यू प्लस आई वी के फॉर्म में है। यू आपका बेसिकली एक्स वाई का फंक्शन है और वी भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है। ओके, और जेड नॉट आपको एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट ये वैल्यू दी है। तो हमारा ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? यू नॉट प्लस आई वी नॉट। फिर हमारी लिमिट जेड टेंस टू जेड आप निकालेंगे, एफ जेड पे निकालेंगे, तो आपको लिमिट एक्स वाई टेंड टू का एक्स वाई हमारा कहाँ टेंड करेगा? एक्स नॉट वाई नॉट को, और तो हमारे यू एक्स वाई की वैल्यू यू नॉट हो जाएगी। ओके, और अगर लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट वी एक्स वाई को रो करेगा तो हमारी वो उसकी वैल्यू क्या होगी? वाई वी नॉट होगी। ओके, तो जो आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू यू नॉट प्लस आई वी नॉट होगी, वही इसकी वैल्यू उस आ जाएंगी। ओके, ये बस आपको मैं जल्दी से ब्रीफ डिस्कशन, मतलब कि आपको सिर्फ फार्मूले सारे इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में जितने भी, मतलब इस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यार, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूँगी। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ जेड। कोई हमारा एफ जेड फंक्शन है, किसका फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, तो हमारा कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ जेड की बात करते हैं। तो अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस ऑफ ए पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इफ एफ जेड नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड एग्जिस्ट। और जो हमारी, तो आप तो जानते होंगे, जैसे कि आपने रियल नंबर में पढ़ा होगा कि रियल फंक्शन में कि उसमें अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है और एफ ऑफ जेड, ये तीनों अगर बराबर होते हैं तो ही हमारी जो कॉन्टीन्यूटी है वो होती है। ओके, उस फंक्शन, तब हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। बेसिकली वैसे इसमें भी अगर हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और एफ ऑफ जेड नॉट भी एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ओके, तो तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इटसेल्फ कॉन्टिन्यूस। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि यही बता दीजिए यस और नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको यही लिखना है कि अ कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इटसेल्फ कॉन्टिन्यूस। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया आपको क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट निकालना है। तो एफ जेड की वैल्यू में क्या हो जाएगी? जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू एफ जेड नॉट। आप देखते हैं कि अगर लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ जेड की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ जेड कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, बेसिकली आपको देखना है एग्जिस्ट करती हैं, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर कब है? डज नॉट इक्वल टू आई है। ओके, और जीरो कब है? जब जेड इक्वल टू आई है। तो अब एफ आई पे आपको निकालनी है कि ये इसकी लिमिट, मतलब कि फंक्शन जो हमारा है वो डिसकॉन्टीन्यूस है कॉन्टीन्यूस है। तो अब आपको क्या करना है?
एफ ऑफ आई की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 0 आ रही है, ओके। और लिमिट आप निकालेंगे जेड स्क्वायर की, तो वो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आप देखेंगे दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही है, तो हमारे लिए क्या फंक्शन हो जाएगा, देखिए आप बराबर नहीं आ रही है ना, एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है, तो हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं, मतलब कि ये फंक्शन क्या होगा मेरा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, ओके। ना हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4 अपॉन जेड माइनस 2 आई। जो हमारा जेड जो है वो 2 आई के बराबर नहीं है, और 3 + 4 आई कब है, जब जेड इक्वल टू 2 आई है। तो अब आप देखेंगे कि लिमिट जेड टेंस टू 2 आई, एफ जेड इक्वल टू हमारा क्या आ रही है, 4 आई आएगी, ओके ओके। अब इसको सॉल्व करना होगा, अगर आप सॉल्व कर नहीं पाते हैं तो बता दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो भी बना दूँगी, ओके। और ऐसे आपको, आप खुद भी यार प्रैक्टिस करना, ये ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आप भी प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ओके। तो हमारी एफ ऑफ 2 आई की वैल्यू ये दी हुई है 3 + 4 आई, तो क्या हो जाएगा, ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। और अगर आप जेड की वैल्यू 2 आई के बराबर कुछ जाएगी, मतलब कि 2 आई के अलावा कुछ भी रखते हैं, तो हमारा फंक्शन ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, ओके। सिर्फ डिसकॉन्टीन्यूअस कहाँ पे होगा, ये जब जेड इक्वल टू 2 आई आ जाएगा, ओके। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये भी देख लीजिए कि पोलर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि जेड इक्वल टू आर आई थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ये इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, जहाँ पे आर को ई की पावर आई थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। अब हमारा एफ आर ए की पावर आई थीटा, बेसिकली आप जेड की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो उसकी वैल्यू यू प्लस आई वी की होती है, ओके। तो अब आप यू का हमारा फंक्शन किसका हो जाएगा, आर और थीटा का हो जाएगा, और वी भी हमारा फंक्शन आर और थीटा का हो जाएगा। अब जैसे कि आपको दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, तो हमारा एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस यू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके। अब हमारी यू एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xy। तो अब पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में ये हो जाता है एफ जेड इक्वल टू एफ आर ई के पावर आई थीटा। तो अब आप यू की वैल्यू ये देख सकते हो, और वी की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये बेसिकली आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल गई, और ये पोलर फॉर्म में मिल गई, ओके। मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो भी चीज़ें यार बिल्कुल भी ना, मतलब आपको समझ में नहीं आती, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। मैं उसको भी डाउट्स आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके। ना हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। हमारा मान लीजिए कोई ओमेगा है, वो एफ ऑफ जेड इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, डब्ल्यू इक्वल ओमेगा इक्वल टू एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अगर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके। तो डी ओमेगा बाई डी जेड क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड नॉट, ओके, डेल जेड, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यार एनालिटिक फ़ंक्शन की। तो बेसिकली आप किसी भी फंक्शन को आप एनालिटिक फ़ंक्शन कहिए, होलोमॉर्फिक कहिए, ओके, क्या क्या कहिए, एनालिटिक फ़ंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन एंड रेगुलर और मोनोजेनिक। यार ये सब ना सिर्फ एनालिटिक फ़ंक्शन के अलग अलग सिनोनिम आप कह सकते हैं, उसके सिनोनिम्स हैं कि अलग अलग से नाम है, लेकिन इन सब का मतलब बस एक ही है कि एक सारे कैसे हैं, एनालिटिक फ़ंक्शन इसे कहते हैं, ओके। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ एनालिटिक फ़ंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ़ इट इज़ ए डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम एनबीडी ऑफ दैट पॉइंट। जैसे कि आपको अगर आपको निकालना है कोई किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो आप उस फंक्शन को देखिए और उसके आसपास उसके नेबरहुड के पॉइंट, अगर उन सभी पॉइंट पे वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, ओके। और अब फंक्शन जब हमारे अगर हमें किसी पॉइंट पर एनालिटिसिटी, मतलब कि आपको किसी पॉइंट को चेक करना है वो हमारा एनालिटिक है कि नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके नेबरहुड पे पॉइंट में देखेंगे। और अगर आपको किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस फंक्शन के सारे डोमेन्स के एवरी पॉइंट पे आपको चेक करना होगा, ओके। तो अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है तो आपको उसके नेबरहुड पॉइंट पे भी देखना होगा, और अगर किसी फंक्शन में चेक करना है आपको तो उसके सारे डोमेन्स के हर एक पॉइंट पे आपको उसकी एनालिटिसिटी चेक करनी होगी, ओके। अब इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज़ कॉल्ड इंटायर फंक्शन, ओके। अगर कोई फंक्शन हमारा, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब मैं स्टार लगा दे रही हूँ,
इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज़ कॉल्ड इंटायर फंक्शन। मतलब कि अगर कोई इंटायर जो प्लेन है, कोई कॉम्प्लेक्स जो प्लेन है, उसमें हर एक पॉइंट पे कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है, तो हमारा कैसा फंक्शन होगा, वो इंटायर फंक्शन होगा। ओके, वो जितने भी आपके पॉइंट्स हो, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, वो हर जगह आपका क्या होना चाहिए, एनालिटिक। ओके, तो हमारा कैसा फंक्शन होता है, इंटायर फंक्शन। ना आगे बढ़ते हैं यार। अगर ए फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ दस फंक्शन हैज़ कॉन्टीन्यूस पार्शियल्स, मतलब कि उसके जो ये डेल यू बाई डेल एक्स हैं, डेल वी बाई डेल वाई हैं, ये सब सारे चार्ज होते हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। कैसे, अगर आपका यू इक्वल टू यू आपका किसा यू आपका फंक्शन है एक्स और वाई का, तो आपको यू एक्स और यू वाई मतलब कि डेल यू बाई डेल एक्स आपको डेल यू बाई डेल एक्स, ओके, डेल यू बाई डेल वाई, ऐसे ही आप ये चारों एग्जिस्ट करने चाहिए और इनके बीच में ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। ओके, और इन्हीं क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, सी आर इक्वेशन भी, मतलब कि कॉची रीमन इक्वेशंस भी कहते हैं। कॉची रीमन इक्वेशन क्या होती है, फिर आप देख लीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, मतलब कि आपको यू एक्स लेना है, यू एक्स इक्वल टू यू वाई, यू एक्स इक्वल टू वी आई, एंड क्या होती है सेकेंड वाली, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ओके, वेयर एफ ऑफ जेड, जैसा कि आपको पता ही है, एफ ऑफ जेड हमारा क्या होगा, यू एक्स प्लस आई वाई और आई वी एक्स वाई। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट एट जेड नॉट, मतलब कि मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है वो जेड नॉट पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एफ डैश जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ओके, आपको यू को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना और वी को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना। ओके, अब एक थ्योरम आती है यार कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए आपका एनालिटिक है, तो वो हमेशा मतलब कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो ज़रूर से डिफरेंशिएबल होगा। ओके, लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये हमारा फंक्शन एनालिटिक ही होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो वो हमारा डिफरेंशिएबल हमेशा ही होगा। ओके, ना हम बात करते हैं यार सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन टू बी एन एनालिटिक फंक्शन। मतलब आपको अगर ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल हो रही हैं तो ही हमारा फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, जैसे आपको मैंने पहले बता चुका है कि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ये चारों आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, और कॉन्टिन्यूटी फंक्शन मतलब कि वही एग्जिस्ट करने चाहिए, और सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन फुलफिल मतलब उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। और एफ डैश जेड नॉट शुड बी एग्जिस्ट एंड बी यूनिक, आपका एफ डैश जेड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। तो हमारी ये तीन कंडीशन हो गई जो कि है सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं यार। अब हम जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे कि हमारा कोई फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, सॉरी, एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो आपको कोई फंक्शन, आपको बस ये देखना है कि उसको डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर उसको आपको देखना है बस उसका डिनोमिनेटर कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, मतलब कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू कहाँ पे इनफाइनाइट हो रही है, तो वहाँ पे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब। तो आपको बस वही डिनोमिनेटर में चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे वो फंक्शन हमारा ज़ीरो हो जा रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो बस उसी पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता है। तो हमारा जैसे कि देखिए, आप 1 माइनस जेड को 0 के बराबर करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, जेड इक्वल टू 1, मतलब कि जेड इक्वल टू 1 पे छोड़कर ये फंक्शन हर जगह एनालिटिक होगा। ओके, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कि हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब इसके अपॉन में तो यार डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो 1 तो कांस्टेंट है, तो हमारा इसीलिए फंक्शन क्या है, हर जगह एनालिटिक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। आप इसको भी सॉल्व करके देखें तो आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको बस ये करना है, आपको सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करा लेनी है, और फिर देखना है हमारी ये जो सी आर इक्वेशन होती है, सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इक्वल टू यू वाई वी वाई, और दूसरी क्या होती है, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ओके, तो अगर आप देखते हैं ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, वो एनालिटिक होगा। ओके,
और जैसे कि हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये क्या है, नॉट एनालिटिक एनीवेयर। अब ये कैसे है, ये आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे ये आपका फंक्शन क्या है, एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वी की वैल्यू तो दी नहीं है, मतलब वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये जाएगा यू की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी इक्वल टू जीरो। तो आप देखेंगे आपके यू एक्स और यू आई की वैल्यू तो आएगी, लेकिन आपको वी वाई और वी एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, तो वो हमारी इस टीआरई क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। और जैसे कि हमारा देखिए एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये भी कहीं पे एनालिटिक नहीं है, क्यों नहीं है, आपका जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस आई वाई। अब आप इसके लिए भी खुद निकालिएगा सेटिस्फाई, मतलब सीआरई क्वेश्चन आप निकाल के देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है कि कैसे एनालिटिक नहीं है हर जगह, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। ओके, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है वो वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो हो रही है, तो बस उन्हीं पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर देना है, उसके बाद हर जगह पे वो हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। और आपको सीआरई क्वेश्चन भी ज़रूर से वेरीफाई करानी है। ओके, और सीआरई क्वेश्चन आपको ये भी देखना है कि एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारी 10 कंडीशन हो गई, जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। ओके, नो आगे बढ़ते हैं यार, हम बात करते हैं सिंगुलैरिटी की। तो सिंगुलैरिटी क्या होता है, ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इफ एफ जेड इज फेल्स टू बी एनालिटिक एट सम पॉइंट ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ओके, जैसे कि आपको मान लीजिए एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है और वो किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है अपने डोमेन नेबरहुड में, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ओके, तो क्या हो गया कि एफ जेड, जैसे कि ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इफ एफ जेड फेल्स टू बी, मतलब कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एफ जेड फेल हो जाता है कि वहाँ पे वो एनालिटिक नहीं हो पा रहा है, तो हमारा कैसा पॉइंट होगा, वो सिंगुलर पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, कितने टाइप की होती हैं, दो। एक होती है हमारी रिमूवल, ये आपको बाद में सीखने को मिलेगी यार कि रिमूवल सिंगुलरिटी कौन सी होती है, और नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ कौन सी होती हैं, इन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बस अभी आपको ये जानना ज़रूरी था कि सिंगुलरिटी कहते किसे हैं। तो सिंगुलरिटी किसे कहते हैं, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होने को मतलब एनालिटिक नहीं होता है एट सम पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, कोई आपको पॉइंट दिया है और उसके नेबरहुड में आपका पॉइंट, आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो सिंगुलर पॉइंट होता है हमारा। ओके, ए सिंगुलर पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ देयर इज एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड एग्जिस्ट थ्रू विच एफ इज एनालिटिक। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। नॉन आइसोलेटेड क्या होता है, ये मैं आपको बाद में भी समझा दूंगी, अभी बस ऐसे ही पढ़ लीजिए। इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ। ओके, अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए फंक्शन इज़ नो वेयर और एवरीवेयर एनालिटिक देन इट हैज़ नो सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है एक अलग सा पॉइंट। ओके, मतलब आप अलग से समझ लेते हैं। अब कोई फंक्शन मान लीजिए आपका वो हर जगह एनालिटिक है, तो आपको कोई अद्वितीय, मतलब कि वहाँ पे कुछ अलग सा हो, तो सिंगुलर पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। कोई फंक्शन आपका हर जगह एनालिटिक हो या कहीं पे एनालिटिक ना हो, तो उसके अंदर आपको कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं इसका मतलब क्या था। जैसे आपका ये देखिए, एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इज़ नॉट एनालिटिक एनीवेयर, मतलब कि ये फंक्शन जो है वो कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी, इसके पास कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। ओके, और जैसे कि आप ये फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो इसमें भी ये कहीं भी एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब भी इसमें भी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। ओके, तो अगर आप याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन आपका कहीं भी एनालिटिक नहीं है और हर जगह एनालिटिक है, तो इन दोनों कंडीशन में आपका जो फंक्शन होगा उसका कोई भी सिंगुलरिटी पॉइंट नहीं होगा और ना वो फंक्शन सिंगुलरिटी होल्ड नहीं करेगा। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं यार, सिंगुलरिटी हो गई, ये भी पढ़ लीजिए। अगर जैसे कि आपका ये है एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन मॉड जेड,
तो z=1 पे आपका क्या आ रहा है, सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि बस z=1 एक पॉइंट है जहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है। ओके, तो हमारा ये कैसा पॉइंट हो जाएगा, ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। एंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शन। ओके, जैसे कि आप बता देते हैं, जैसे आपका f(z) दिया है u प्लस आई वी, तो हमारा ये आई वी क्या होगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट फंक्शन कहलाएंगे। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आज के लेक्चर में आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ये क्योंकि 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब बस आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें आपको इसके आगे मैं प्रोसीड करूँगी। ओके, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, क्योंकि बहुत सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लाने वाली हूँ, तो आपका ये 4th यूनिट चल रही है, 5th यूनिट भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओके देन, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और थैंक यू।